लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। इस सर्वे में 41,762 लोगों से बात की गई। 1 फरवरी से 10 मार्च के बीच सर्वे लोकसभा की सभी 543 सीटों पर किया गया। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर्नाटक में जब सी वोटर ने सर्वे किया तो क्या आंकड़ा निकल कर आया है। इससे यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि आने वाले चुनाव में आखिर जनता का मूड मिजाज क्या है, किसको कितना वोट करने वाली है, ये इससे भी साफ हो जाएगा। तो जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है वो भी काफी अहम है, क्योंकि इससे यह साफ पता चल रहा है कि बीजेपी जो हुंकार भर रही है 400 प्लस का, उसका सपना जो है वो कितना अब सफल होने वाला है। वोट प्रतिशत क्या रहने वाला है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इसमें एनडीए के खाते में जो है वो 53% वोट जाते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जो है वहां पे 42% वोट कांग्रेस के खाते में और अन्य के खाते में 5% वोट जाते हुए दिख रहे हैं। शिरीन, बिल्कुल, तो देखिए ये वोट परसेंटेज इस वक्त हमने अपने दर्शकों के सामने रख दिया है और 53% वोट शेयर जो है वो यहाँ एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। थोड़ी देर में हम आपको ये भी बताएंगे कि सीटों में कैसे कन्वर्ट होगा। पिछली बार की तस्वीर एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए और मजबूत होगी या फिर इस बार नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इस बार तो बीजेपी के पास जेडीएस का भी साथ है। विजय सर, क्या लग रहा है आपको, ये सीटों में कैसे कन्वर्ट होगा? देखिए, सीटों में वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ गया है आपके हिसाब से। बीजेपी को पिछली बार 51% मिला था लोकसभा में और अभी 53 दिख रहा है। लेकिन विधानसभा जो चुनाव हुए हैं उसमें थोड़ी तस्वीर बदली और कांग्रेस ने एक बड़ी ताकत के तौर पे सामने आए हैं। अब कांग्रेस का पहले कोई बड़ी हिस्सेदारी नहीं थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस कुछ हिस्सेदारी बढ़ा सकती है कर्नाटक में। हालांकि कर्नाटक ही अकेला ऐसा राज्य है जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी और दक्षिण भारत में एक ठोस जो है जगह बनाई थी। अब उसमें से वो कितनी सीटें अपनी बचा पाती है, क्योंकि जेडीएस का भी साथ आया है, तो शायद उससे वोट परसेंटेज से भारतीय जनता पार्टी को कितनी मदद मिल पाएगी। लेकिन सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही कांग्रेस के बड़े मजबूत नेता हैं, तो वो कांग्रेस की एंट्री किस तरह से करते हैं वो बताएगा नतीजों में कितना बदलाव होगा। बिल्कुल, बताइए जरा हमारे दर्शकों को सीटों के लिहाज से क्या इस सर्वे की तस्वीर। देखिए, जो ये बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अभी भी जैसा परफॉर्मेंस पिछली बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए का था कर्नाटक में, उसी से मिलता जुलता अब की बार भी कुछ जो तस्वीर है वो सामने आएगी, क्योंकि कर्नाटक में अभी भी एनडीए जो है वो मजबूत स्थिति में दिख रही है। अब वक्त आ गया है जब मैं आपको वो संख्या बता दूं, वो डेटा बता दूं कि सी वोटर के सर्वे में कौन सी संख्या निकल के आई है। तो कर्नाटक में जो स्थिति रहने वाली है, देखिए डेटा आपके सामने है कि एनडीए के खाते में 23 सीट जा सकते हैं, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें अब की बार जा सकती हैं। ये डेटा निकलकर सामने आया है सर्वे में। शिरीन, देखिए ये तस्वीर जेडीएस का साथ और जिस तरह से एनडीए को इस बार 23 सीटें कर्नाटक में मिलती दिखाई दे रही है। सर्वे पिछली बार अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, लेकिन इस बार नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस को 5 सीटों का अनुमान कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। इस वक्त की ये बड़ी तस्वीर कर्नाटक में लोकसभा चुनावों को लेकर हमारे सर्वे में निकलकर जो सामने आई है, एनडीए को 23 सीटें मिल सकती हैं लोकसभा चुनावों में। कर्नाटक में कांग्रेस को यहां पर 5 सीटें, कांग्रेस की बहुमत की सरकार इस वक्त मौजूदा समय में कर्नाटक की है। तो अब सर, क्या उसी का फायदा है? ये पता लगना चाहिए था। पिछली बार तो भाजपा ने अकेले वहां चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो एक बड़ी पार्टी जो है, जो इसका ओल्ड मैसूर में काफी प्रभाव है, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जो विधानसभा में उसके खिलाफ लड़ी थी। तो ये पता लगना चाहिए था कि ये कितना हिस्सा देवगौड़ा की पार्टी के हिस्से के पास जाएगा, वोट शेयर का या सीट का, अगर संभव हो, अगर पता लगे। ये स्पष्ट नहीं है। अच्छा, अब कांग्रेस विधानसभा का प्रदर्शन यहाँ दोहराती हुई क्यों नहीं दिखती है, या उसके कहीं आसपास भी नहीं दिखती है? उसका शायद एक ये कारण हो सकता है कि इस वक्त कर्नाटक बड़े पैमाने पर एक बड़े जल संकट से जूझ रहा है। वहाँ के जो बंगलौर के करीब बहुत 3-4 बड़े शहरों में एक तो वो समस्या हो सकती है। दूसरे, कांग्रेस ने पिछली बार जो वायदे किए थे उसके लिए शायद 50-60 हजार करोड़ रुपए की जरूरत है। उतने पैसे खर्च कर पाने की सरकार स्थिति में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ सीटें तो वो भारतीय जनता पार्टी से छीन ही रही है। अगर वो ठीक से व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ती है तो और अपना प्रदर्शन और बेहतर कर सकती है। ठीक है, आपका आकलन रामकृपाल जी क्या कह रहे हैं इसे लेकर? सहमत हैं आप अभय दुबे सर की बात से? देखिए,
मैं करीब करीब सहमत हूँ, लेकिन एक मेरा ये कहना है 11% का वोट का फर्क दोनों में दिख रहा है, जो आपने अभी दिखाया था जी। और अगर 11% का वोट का फर्क होता है तो मैं समझता हूँ जीतने वाली पार्टी की सीटें ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि 11% काफ़ी बड़ा वोट होता है। बिल्कुल। रही बात कर्नाटक की, तो जैसा अभय जी कह रहे थे, मैं आपको एक बात बताऊँ, 85 में राजीव गांधी को पार्लियामेंट के लिए पूरी कर्नाटक जनता ने करीब करीब सारी सीटें दे दी थी। हाँ। लेकिन 100 दिन के भीतर राजीव गांधी ने विधानसभा भंग करा के वहां चुनाव कराया और उसी वोटर ने अपने राज्य के लिए रामकृष्ण हेगड़े की जनता पार्टी को चुना। हाँ। तो ये देखिए, ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। तो ये चूंकि केंद्र का चुनाव है, इसलिए और कांग्रेस के साथ क्या हुआ है कि जो वादे किए गए थे, मैंने जैसे कहा कि 100 दिन के भीतर भी चुनाव कराया तो भी अलग, उसके अलग। हाँ। यहाँ तो थोड़ा सा कांग्रेस जब आई थी उसके बाद से एंटी इनकम्बेंसी भी थोड़ी सी साथ में है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉमिसेस जो पूरी नहीं हो सकती हैं। ठीक है सर, इस सर्वे पर जनता की राय क्या है? एनडीए को 23 सीटें इन 28 सीटों में से मिलती दिखाई दे रही हैं। बात कीजिए जरा आशीष, इस सर्वे पर, इन आंकड़ों पर, इस नंबर पर जनता क्या कह रही है? जी श्रीना, हम डायरेक्ट अब जनता के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारा जो एबीपी न्यूज़ सी वोटर का सर्वे है उसमें यहाँ 28 में से 23 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 5 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। क्या लगता है, ये ऐसा ही होगा या इसमें उलटफेर होगा? 100% ऐसा ही होगा। मेरे हिसाब से उल्टा 1 या 2 सीट प्लस भी हो सकते हैं, क्योंकि एक तो क्या है कि कर्नाटका में ऑलरेडी बीजेपी शासन कर चुकी है, यहाँ पे बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हाँ, पिछली विधानसभा में ज़रूर बीजेपी को हार मिली है, लेकिन मोदी जी का जो फेस है ना, वो बहुत मायने रखता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे लोगों में मोदी जी का जो कार्य करने की जो शैली है, देश को जिस लेवल पे लेके गए हैं, इससे हमको 100% विश्वास है कि हमको अब की बार मोदी जी को 400 पार करवाना है। इनको लगता है मोदी जी का फैक्टर चलेगा कर्नाटक में लोकसभा के चुनाव में। राहुल गांधी का क्या होगा? सर ऐसा है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल जब बंगाल पहुंचे तो ममता छोड़ के चलेगी, जब बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, जब यूपी में पहुंचे तो जयंत चौधरी छोड़ के चले गए, और जब गुजरात पहुंचे तो अर्जुन मोढवाडिया चले गए। तो मेरा क्या मानना ये है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा बाद में निकाल ले, पहले अपनी पार्टी और अपनी अलायंस के साथ न्याय कर ले। उनका कुछ ज़मीन पे कुछ राहुल गांधी का कुछ दिख नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि उनकी न्याय यात्रा कुछ ज़मीन पे कुछ असर पड़ने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला दिख नहीं रहा सर। क्या लगता है, कांग्रेस की यहाँ जो सरकार है सर, कांग्रेस यहाँ से पर सरकार में है, लेकिन क्या उनका कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है? नहीं, मेन क्या है ना, ये लोकसभा का चुनाव है, तो यहाँ पे अगर स्टेट के लीडर को देखेंगे तो यहाँ पे कांग्रेस के लीडर जरूर लोगों में कि हाँ भाई सिद्धरामैया पिछली बार अच्छा काम करे, बट ये भी लोकसभा चुनाव, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पसंद जो है वो मोदी है, और मोदी को देख के ही यहाँ से जो 23 या 24 सीटें निकलेगी। आपको क्या लगता है सर, यहाँ पर मुद्दे क्या होंगे? आप जब वोट देने जाएंगे किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? देखिए सर, मेनली जो है यहाँ पे आजकल पानी की समस्या बहुत बढ़ चुकी है, और बहुत सारे ऐसे एरिया है बेंगलोर के, वहाँ पे पानी की मतलब बहुत किल्लत लोग बाग फेस कर रहे हैं। तो मेन मुद्दा तो पानी की रहेगी। उसके अलावा अपना जो भी है नौकरी धंधे का वगैरह, उस बात का मुद्दा रहेगा। क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार जो अभी कुछ महीनों पहले चुन के आई थी, उसके अगेंस्ट वो अपने वादों पे चूट के आई थी, 5 गारंटीज की बात की थी, उन्होंने कुछ गारंटीज यहाँ पूरी भी की हैं। क्या उन गारंटीज का कोई असर नहीं होता दिख रहा है लोकसभा के चुनाव में? नहीं है सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग गारंटी ये लोग किया, उसका 100% बेनिफिट सबको तो नहीं पहुँचा है। इन लोग ने फ्री बसेस किया, बस का जो क्वांटिटी था उसको कम कर दिया, एकदम 50 बस का जगह पे 20 बस छोड़ दिया, ठीक है ना। अभी पानी का इतना प्रॉब्लम है, फिर भी ये लोग तमिलनाडु का पानी चढ़ता है, यहाँ पे कर्नाटक की जो स्थिति को ये लोग एनालाइज नहीं कर रहे, इसीलिए तो लोगों का दिमाग में तो वही है। जेडीएस भी साथ में है सर। जेडीएस जो है कावेरी डेल्टा रीजन में काफ़ी स्ट्रांग पार्टी रही है, लेकिन लगता नहीं है, पिछली बार बीजेपी अकेले 25 सीट पे थी, हमारे सर्वे कह रहे हैं 23 सीट पे, तो जेडीएस का क्या असर? सर अभी तो इनके लिए 4 या 5 सीट के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना, जेडीएस के लिए, ये तो वो जरूर लोग जीतेगा। पहले तो लोग कांग्रेस को सपोर्ट दिया था, उसमें दिक्कत भी हो गया था अलायंस होने के बाद, इसलिए तो यहाँ पे बीजेपी का तो होल्ड ज़्यादा होगा। तो सर जैसा श्रीन यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पर लोकल इश्यूज हैं, राज्य सरकार जो है उनके अगेंस्ट उन्होंने वादा किया था, उन वादों के
जो कंप्लीशन नहीं हुई है, पूर्ति नहीं है, उसको लेकर भी इश्यूज हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पर्सनालिटी है वो भी एक असरदार यहाँ पर वोटरों को असर करती नजर आ रही है। बिल्कुल, उस गारंटी की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं उस पर मुहर लगाती है ये जनता की बात, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री हैं तो मुमकिन है। सिद्धार्थ यादव जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, आंकड़ा आपने देखा होगा क्योंकि पिछली बार अकेले आपने चुनाव लड़ा था और अकेले दम पर 25 सीटें आई थी, लेकिन इस बार तो जेडीएस के साथ हाथ भी मिला लिया है, फिर भी बीजेपी प्लस को 23 सीटें हमारे सर्वे में मिलती दिखाई दे रही है 28 सीटों में से। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, मैं मानता हूं कि जो ओपिनियन पोल आप दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेंगलुरु और पूरे कर्नाटक के सेंटिमेंट को दिखाता तो है, पर उसका जब वोट कन्वर्जन होने जाएगा तो ये 23 से बढ़कर के सभी 28 सीटों पर पहुंचेगा। और उसके कारण है जो पिछले 10 महीने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे कर्नाटक में त्रस्त हुई है, बिल्कुल जीरो पे आ चुकी है। जो पानी की समस्या बेंगलुरु जैसे क्षेत्र और बाकी अन्य कर्नाटक के क्षेत्र झेल रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एंटी इंडिया एक्टिविटीज में, मतलब विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाना और उनका राज्यसभा सांसद जीतने के बाद ऐसे नारों के साथ जश्न मनाना, ये कर्नाटक की जनता देख रही है। कर्नाटक की जनता ने देखा है कि कैसे झूठे वादे करके ये लोग सत्ता में तो आए, पर आने के बाद ही इतनी जल्दी इतनी समस्याएं, रैम्पेंट करप्शन। अगर ऐसा होता तो फिर सिद्धार्थ जी 5 सीटें तो जा रही हैं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर, सर्वे के मुताबिक, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। नहीं शिरीन जी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब ये वोट्स में कन्वर्ट होने के लिए जाएगा और जब वोटर्स वहां पे बूथ पे पहुंचेंगे और बूथ पे पहुंच के जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो ये 23 बढ़कर 28 होगा, मैं निश्चित कहता हूं आपको। और उसके कारण मैं आपको गिनवा रहा हूं, ये छोटी बात नहीं है। एक दशक में इतना एक धमाका भी हमने देखा, तो इनकी सरकार बनने के बाद 23 से बढ़कर 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आपका एक कॉन्फिडेंस, इस पर कांग्रेस क्या कह रही है जिससे हमारे सर्वे में 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। ऋतु चौधरी इस पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं बात करने के लिए। ऋतु, बीजेपी का कहना है कि ये तो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, हम 28 पर जीत दर्ज करेंगे। आपका क्या आकलन कहता है, क्योंकि 5 सीटें हमारे सर्वे में आपको मिल रही है कर्नाटक में? अच्छा, ऋतु चौधरी से अभी हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, हम उनसे जुड़ेंगे और कांग्रेस का भी, क्योंकि इस पर आखिर क्या रिएक्शन है वो जानना जरूरी है। दिबांग, आपके पास आते हुए आपका आकलन क्या कह रहा है? ये आंकड़ा, पहले अकेले दम पर लड़े तो 25 सीटें, जेडीएस से इस बार हाथ मिलाकर 23 पर वो आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है, वो नंबर 2 सीटें और पीछे आ गए। यार देखिए, अपने आप में कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो राज्य है जिससे बीजेपी दक्षिण का रास्ता खोलना चाहती है। और पिछली बार जो 130 दक्षिण भारत की सीटें हैं उसमें 29 सीटें उनको मिली थी दक्षिण भारत में, 25 कर्नाटक से आई थी। अब वो आंकड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के साथ एक बड़ी समस्या अगर आप देखें तो ये है कि उनके पास कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। मुख्यमंत्री ज़रूर हैं, उप मुख्यमंत्री ज़रूर बहुत जोर लगाएंगे, DK शिव कुमार। अगर आप देखें कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी वहीं से हैं, कर्नाटक से हैं, खड़गे साहब, तो वो ज़रूर एक अच्छी बात है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में ये भी बात जाती है कि जो पुराना जो तेलंगाना में जो नतीजा आया, यानी कल्याणा कर्नाटका का जो हिस्सा है जो तेलंगाना से लगता है वहाँ पर असर दिखाई देगा। कोस्टल कर्नाटका का हिस्सा जो केरल में लगता है उस पर भी असर दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो वहाँ इनको उम्मीद बहुत है, लेकिन कोई करिश्माई नेता नहीं है। अगर करिश्माई नेता आएँ, ज़मीन पर उतरें, धुआंधार प्रचार करें तो उसकी संभावना बन सकती है। बीजेपी के साथ अभी हाल में चुनाव हारे हैं, अब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव है, प्रधानमंत्री सघन प्रचार करेंगे। हम जानते हैं कि वो सघन प्रचार करते हैं, जेडीएस से हाथ मिलाया हुआ है, जो एक तरीके से देवेगौड़ा साहब के साथ वो पार्टी अब वो नहीं है जो ये हुआ करती थी। तो समस्याएं वहाँ भी हैं और यहाँ उम्मीदें हैं, लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है उससे नहीं लगता है कि ये कुछ भी कर पाएंगे। सर, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सीटों में बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा इस सर्वे में। देखिए, एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो बीजेपी के लिए है और जो कांग्रेस के लिए नहीं है कि वो पूरा नेशनल लीडरशिप का प्रॉब्लम है। कांग्रेस में वो अभी तक एक लीडर को प्रोजेक्ट नहीं कर पाए जो बीजेपी कर रही है। फिर भी आप इनको देखिए, सीट कम हो गए हैं, 23 आए हैं। शायद ये असर भी जो कह रहे थे दिबांग भी, कोस्टल एरियाज़ का भी असर पड़ रहा है। और मेरे को लगता है इतनी जल्दी जो असेंबली में चुनाव का नतीजा है उसका जो भी ठीक फॉल आउट, इतने जल्दी आप असर इतने जल्दी हम कह नहीं सकते। अभी तो कितने थोड़े बहुत महीने हुए हैं, अब इतने जल्दी आप कैसे कहोगे कि भाई
ये बीजेपी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा तो हर चुनाव में उठता है। अब पिछले बार तो भ्रष्टाचार ने पिछले बार भ्रष्टाचार ने तो भाजपा को खत्म कर दिया था कर्नाटक में। एक परसेप्शन हो गया ना कि ये भ्रष्ट सरकार है। तो ये सब मेरे को लगता है अभी भी टाइम है, एक परसेप्शन लोगों में बन जाए, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नतीजा क्या आता है इसका। ठीक है, श्री कृष्णा जी ने इसका जवाब दिया। सर विनोद शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल था, अब इस बात को आगे आप बढ़ाइएगा। आपको क्या लग रहा है, कह रहे हैं जो श्री कृष्णा जी, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि परसेप्शन की बात होती है और अभी भी समय है, आपको लग रहा है कि समय अब बचा है, ये आंकड़े और कितना आगे पीछे हो सकते हैं? नहीं, मैं अपनी बात रखूंगा, श्री कृष्णा ने अपनी बात रखी। देखिए, आज जिस स्टेज पर कर्नाटक है वहाँ पर पुराना नेतृत्व जो है रिटायरमेंट मोड में जा चुका है। देवेगौड़ा साहब ऑलमोस्ट क्वाज़ाई रिटायरमेंट में हैं। येदियुरप्पा साहब रिटायर हो चुके हैं, उनके बेटे को नियुक्त कर दिया गया है स्टेट की इकाई का अध्यक्ष बीजेपी की। तो जो पुराने नेता हैं उनमें सिर्फ सिद्धारमैया है, और जो नए नेता हैं जिनमें रस्साकशी चलेगी वो डी.के. शिव कुमार, कुछ हद तक एच.डी. कुमारस्वामी, वो कलेगा लीडरशिप के लिए, उधर लिंगायत लीडरशिप के लिए येदियुरप्पा साहब के बेटे जो हैं वो कश्मकश करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आज के दिन ये बात तय नहीं है कि कोई एक छत्र नेता कर्नाटक में है या नहीं। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं और वो कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं, तो उनकी अपनी पैंट अपनी कम्युनिटी में है। और कर्नाटक में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें मेरी नज़र में कास्ट अब भी एक रोल अदा करेगा। और मैसूरू रीजन में ये देखना है कि जनता दल सेकुलर कितनी जीवित हो पाती है। ठीक है सर, ठीक है सर, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और आपने कहा कि कास्ट यहाँ अभी भी उतना ही इम्पैक्ट डालता है जितना यहाँ की राजनीति में हमने इससे पहले भी देखा है। इस पर आगे बात करेंगे। प्रदीप जी से भी मेरे को रिएक्शन लेना, और इसके साथ ऋतु चौधरी भी स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ पर आ गई हैं कांग्रेस की तरफ से। तो 2024 के चुनावों से पहले सबसे बड़ा ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज पर आप लगातार बीते कल से देख रहे हैं, और हर एक राज्य की तस्वीर क्या उभर कर सामने आ रही है, जनता के मन की बात क्या है, मूड क्या है, ये भांपने के लिए ये सर्वे और उनके नतीजे अब आपके सामने आ चुके हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत का राज्य जो महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस पर नजर बीजेपी की भी है, और कांग्रेस की मौजूदा सरकार इस वक्त वहां पर पूर्ण बहुमत वाली है, तो कांग्रेस भी अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है। लेकिन जो तस्वीर निकलकर सामने आई, बीजेपी प्लस जेडीएस, क्योंकि गठबंधन में अब वो दोनों आ गए हैं, तो 23 सीटें उन्हें मिलती दिखाई दे रही हैं, और यहां कांग्रेस को जिस तरह से महज 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और कांग्रेस की प्रवक्ता ऋतु चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो ऋतु जी, इन आंकड़ों पर, इन नंबर्स पर आपका क्या कहना है? मौजूदा समय में वहां सरकार आपकी है, लेकिन लोकसभा चुनावों में अगर नतीजे इस तरीके से आते हैं तो फिर इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, ओपिनियन पोल हमेशा सही नहीं होते, ये आप भी जानती हैं। और जहाँ तक हमारा सवाल है, तो हमारी 20 से ज़्यादा सीट जो है इस बार आ रही हैं, और कांग्रेस की गारंटी है ही। हमने सरकार बनने से पहले 5 गारंटी का वादा किया था, जिनको कर्नाटक सरकार ने जो है समय से पहले पूरा करके दिखाया, और जनता भी ये समझती है कि कौन ऐसा है जो गारंटी पूरी कर सकता है और कौन केवल गारंटी के नाम से जुमलेबाजी कर रहा है। ये कर्नाटक की जनता भली भांति समझती है, और जब से हमारी सरकार आई है तब से कर्नाटक में जो है जनता का रुख और बहुत पॉजिटिव है। और देखने को भी मिला होगा कि किसी प्रकार की जो भाजपा की सरकार में जिस तरह से चीजें चलती थी, तो वो नहीं है। आप कह रही हैं कि नतीजों में आपको 20 सीटें मिलेंगी। कर्नाटक में 28 में से 20 सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर 20 से ज्यादा, ठीक है, 20 प्लस की बात आप कर रहे हैं, और 28 सीटें बीजेपी कह रही है, 28 की 28। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर जो है वो स्टैंड क्लियर होता हुआ दिख रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान को 5 सीटों का ऑफर दिया गया है। 5 सीटों को लेकर बात बनती दिख रही है। चिराग और नड्डा की आज की जो मुलाकात हुई है, देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा और साथ ही चिराग पासवान, जिस तरह से मुलाकात हुई है, उसके बाद
अब चिराग पासवान को 5 सीटों का ऑफर दिया गया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि सीटों को लेकर पहले यह भी कहा जा रहा था कि बात नहीं बन पा रही है, कई मुलाकातें, और उसके बाद अब जाकर यह तस्वीर हो सकता है कि जल्द से जल्द इसे ऑफिशियल भी कर दिया जाए। सूत्र तो फिलहाल यही बता रहे हैं कि यह पेच जो फंसा हुआ था गठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी को लेकर, वो अब पूरी तरह से सही होता हुआ, ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सीट पर चिराग गुट की सहमति भी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चिराग गुट ने अपनी सहमति भी इस पर जाहिर कर दी है। 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, सूत्रों के मुताबिक। फिलहाल ये बड़ी खबर, और हाजीपुर समेत चिराग को 5 सीटें। एक बार फिर से स्वागत है आपका। सबसे बड़ा ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं। सूत्र ये जानकारी दे रही है कि हाजीपुर समेत चिराग को 5 सीटें मिल गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग पासवान को कितनी सीटें, इसे लेकर जो सवाल था वो अब यहां पर सॉल्व होता दिखाई दे रहा है। चाचा पशुपति पारस को कोई भी सीट नहीं मिलने जा रही है, लेकिन राज्यसभा का ऑफर पशुपति पारस को दिया जा रहा है। और इसके अलावा प्रिंस राज, जो समस्तीपुर से मौजूदा सांसद हैं, उन्हें मंत्री पद का ऑफर दिया जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर जो सूत्रों से जानकारी है, क्या हमारे पास और अंदर की डिटेल्स हैं, सीधे रुक कर लेते हैं। निधि हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो निधि, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ था वो फाइनल हो गया। नीरज पांडे का भी रुक करूंगी, लेकिन ये पहले आपसे समझते हैं निधि। बिल्कुल शिरीन, देखिए एक पिक्चर जो लंबे समय से जिस पर क्वेश्चन मार्क लगा था कि बिहार में क्या होगा, क्या चिराग पासवान एक बार फिर से एनडीए से अलग होकर हनुमान की तरह लड़ेंगे, अब ये पिक्चर क्लियर हो गया है। चिराग पासवान को 5 सीटें ऑफर की गई हैं और सहमति इस पर बन गई है। औपचारिक ऐलान का इंतजार करना होगा, जो कि अगले 1 से 2 दिन में संभव है। चिराग पासवान जो कि लंबे वक्त से नाराज चल रहे थे, और देखिए पिछले चुनाव से इस चुनाव में बहुत अंतर आ गया शिरीन। 5 सीटों पर इस बार, पिछले चुनाव में 6 सीटें एलजेपी, तब चिराग और पशुपति पारस एक हुआ करते थे, तब 6 सीटों पर, और 6 की 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी एलजेपी। लेकिन इस बार दोनों अलग अलग थे और कितनी सीटें किसको मिलेगी इसको लेकर मामला थोड़ा उलझा हुआ था। लेकिन अब ये बड़ी खबर है जो एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, 5 सीटें, और सबसे महत्वपूर्ण है हाजीपुर की वो सीट जिसको लेकर चिराग लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रहे थे कि ये सीट उन्हीं को मिले। उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान की सीट है, जिस पर पशुपति पारस मौजूदा सांसद हैं, और ऐसे में हाजीपुर से संभावनाएं बढ़ गई हैं और लगभग ये तय है कि हाजीपुर से चिराग पासवान ही लड़ेंगे। हालांकि इस वक्त तो जमुई से सांसद है, लेकिन हाजीपुर की वो सीट जिसको लेकर ये लड़ाई थी, और पशुपति पारस को क्या एनडीए फैसला करता है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल 5 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, और कौन कौन से कैंडिडेट की घोषणा करते हैं इसका इंतजार होगा। जी बिल्कुल इंतजार करना होगा, लेकिन सूत्रों से ये तो पता चल रहा है कि वो पेच जो उलझा हुआ था, जो फंसा हुआ था, वो अब फंसा नहीं है। नीरज, आपके पास क्या जानकारी है? यहाँ पर भतीजा चाचा से आगे निकलता हुआ, क्योंकि 5 सीटें चिराग पासवान को मिल रही है सूत्रों के हवाले से। देखिए, जो हमारी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पूरे मसले को हल कर लिया है। उन्होंने पशुपति पारस से फोन पे बात भी कर ली, और मेरी जानकारी में थोड़ी देर में पशुपति पारस जेपी नड्डा से मुलाकात भी करेंगे। जानकारी जो आ रही है उसके तहत चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास पासवान को 5 सीटें दी जा रही हैं, जिसमें हाजीपुर भी शामिल है। और मेरी जानकारी ये भी है कि हाजीपुर से चिराग पासवान लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। पशुपति पारस के लिए राज्यसभा का प्रस्ताव रखा गया, उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, और इसके साथ ही चिराग का इंटरनल मामला है कि वो अपने घर के दूसरे लोगों को कैसे एडजस्ट करते हैं। जैसे ही जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार प्रिंस राज, जो उनके चाचा के लड़के हैं, रामचंद्र पासवान के बेटे हैं, रामचंद्र पासवान के डेथ के बाद उनको सांसद बनाया गया था, तो वो उनको शायद राज्य की राजनीति में भेजा जाए, उनको राज्य सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। और 5 लोकसभा उम्मीदवार अलग हो सकते हैं, जिसमें चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे और 4 लोगों को अलग अलग सीटों से लड़ाया जा सकता है। तो फिलहाल 5 सीटों का फार्मूला रखा गया चिराग पासवान के लिए। इसके अलावा भी जो एनडीए का जो फार्मूला है वो भी बिल्कुल साफ हो गया है। 17 सीटों पर, मेरी जानकारी में 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ रही है। ठीक है, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, और यही बड़ी खबर अपने दर्शकों को भी हम बता दें। जो आप बता रहे हैं सूत्रों से, ये बड़ी जानकारी कि बिहार में एनडीए का फॉर्मूला जो है वो अब साफ हो गया। बीजेपी 17 पर, जेडीयू 16 पर चुनाव लड़ेगी।
बिहार में कुशवाहा और मांझी को, उनकी पार्टी को एक एक सीट मिलने जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एनडीए का जो भी अब पूरी तरीके से तस्वीर क्लियर हो गई है और थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा और कुशवाहा की बैठक भी होने जा रही है। तो लगातार जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं और वो हर फंसा हुआ पेच सुलझाने की पूरी कोशिश। और नीरज, पूरी जानकारी दीजिए, मैंने बीच में आपको रोका था। ये तस्वीर अब पूरी क्लियर कितनी देर में हो जाएगी? ऑफिशियली अनाउंसमेंट में कितना समय लगेगा? देखिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पार्टियां अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला उन्होंने तय किया है इंटरनली, लेकिन अभी किस सीट से कौन कहां लड़ेगा ये सारी चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, 16 सीटों पर जेडीयू लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी चुनाव पे लड़ेगी, 1 सीट पर हम जो मांझी, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनको 1 सीट दी जा रही है और उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दिया जा रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। हम देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें बताना बहुत जरूरी है। हम और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के कोटे की 1-1 सीट दी गई हैं, लेकिन दोनों लोगों के जो कैंडिडेट, चाहे उपेंद्र कुशवाहा खुद लड़ें या वो किसी को नॉमिनेट करते हैं, इसी तरह जीतन राम मांझी या खुद लड़ें या वो किसी को नॉमिनेट करते हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे बिहार के अंदर। ठीक है, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आप दोनों का, निधि आपका भी और नीरज शुक्रिया। तो जिस तरीके से बिहार में ये तस्वीर अब कभी भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सूत्र यही बता रहे हैं कि फॉर्मूला तय हो गया है किसे कितनी सीटें इस गठबंधन में मिलने जा रही है। बात दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक की, जिसमें बीजेपी प्लस को 23 सीटें 28 सीटों में से मिलती दिख रही है और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और इसी के साथ जिस तरह से ये पूरी तस्वीर एक बार फिर आप देख लीजिए, 2024 का ये पहला ओपिनियन पोल और 28 सीटों का ये पूरा लेखा जोखा। प्रदीप जी, आप इस पर क्या कहेंगे? इस बार जेडीएस का साथ है एनडीए में, जिस तरह से बीजेपी और जेडीएस दोनों मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में 23 सीटें, पिछली बार तो अकेले 25 मिली थी। नहीं, मुझे लगता नहीं कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। देखिए, दक्षिण का एकमात्र राज्य है कर्नाटक, जहां अयोध्या आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर हुआ। 1991 से 2019 तक जितने लोकसभा चुनाव हुए, 8 हुए हैं, 8 में किसी में भारतीय जनता पार्टी को 15 से कम लोकसभा सीटें नहीं मिली हैं। विधानसभा का चुनाव का नतीजा कुछ भी आता रहा हो, कांग्रेस की सरकार बनती रही हो या बीजेपी की सरकार बनी हो। तो इसलिए जो है, इस बार बीजेपी ने, जो विनोद शर्मा जी कह रहे थे कि जाति का असर अब भी बहुत है कर्नाटक की राजनीति पर, तो अपने जातीय समीकरण को दुरुस्त किया है विधानसभा चुनाव के बाद। रोकालिंगा समुदाय से जो है उसको जोड़ने के लिए एच.डी. देवगौड़ा की पार्टी से समझौता किया है। उसके अलावा लिंगायत जो उससे नाराज हो गए थे विधानसभा चुनाव में, उनको तो खुश करने के लिए आपके हिसाब से क्या फेरबदल होगा फिर इसमें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पिछला जो नतीजा था 2019 का, उससे बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है। बीजेपी 25+1 जीती थी पिछली बार। सुमालता जो है इंडिपेंडेंट लड़ी थी, बीजेपी के समर्थन से जीती थी। इस बार जेडीएस भी साथ है, तो इसलिए उसमें कोई बड़ा अंतर, 1-8 सीट इधर उधर की बात अलग है, कोई बड़ा अंतर आएगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है विजय सर, यहाँ पर जो जैसा यहाँ कई एक्सपर्ट यही इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और प्रदीप जी ने तो अयोध्या का भी जिक्र कर दिया, तो आपको भी लगता है कि बहुत अंतर हमें देखने को नहीं मिलेगा? अयोध्या मूवमेंट का वहाँ पर कर्नाटक में हमेशा असर रहा है और जातियाँ भी रही है, और जाति कोई जो वोकलिगा और लिंगायत का जो फासला रहता था, उस फासले को दूर किया जेडीएस को साथ में रख के। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि कर्नाटका और तेलंगाना में जो कांग्रेस की वापसी हुई है, और डीके शिव कुमार को मैं एक बड़ा अच्छा मैनेजर के तौर पर देखता हूं, तो वो किस तरह से ताकत लगाते हैं कि वो कांग्रेस को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई इतना नुकसान वहां पर नहीं हो रहा, लेकिन कांग्रेस वहां पे बढ़त हासिल कर सकती है एक नई परिस्थितियों में। ठीक है, अवध विजय आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो विजय भाई ने कहा है, मैं उसमें जोड़ते हुए कहूँगा, कांग्रेस के लिए कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी कर्नाटक से हैं। हाँ, खड़गे साहब जब विधानसभा का चुनाव जीते थे, उसमें खड़गे साहब को काफी बल मिला था। दूसरी बात है कि उन लोगों ने उसका उतना फायदा नहीं उठाया। तो अगर कर्नाटक में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, जहाँ का अध्यक्ष भी उनका कन्नडेगा है और इतना बढ़िया उन्होंने चुनाव जीता, तो फिर कांग्रेस को सारे देश में लोकसभा चुनाव में कुछ बेहतर प्रदर्शन करने का विचार जो है
वो तकरीबन छोड़ ही देना चाहिए। वहां उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना ही है, वो उसके बिना नहीं बच सकते। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता रितु चौधरी हैं, उनसे जवाब ले लेती हूँ। सुना आपने अभय दुबे क्या कह रहे थे कि मतलब कम से कम कर्नाटक में तो कांग्रेस का प्रदर्शन ये नहीं रहना चाहिए जो हमारे ओपिनियन पोल में, सर्वे में निकलकर सामने आ रहा है। फिर बाकियों से क्या उम्मीद की जाएगी? देखिए, मैंने आपको पहले ही ये स्पष्ट किया था कि हम 20 से ज़्यादा सीट ला रहे हैं और अभी सर ने बोला भी है कि डीके शिव कुमार का इसमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, जो कि अभी जो है एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं हमारी पार्टी में और पहले भी थे। लेकिन कर्नाटक में, कर्नाटक की राजनीति में अभी जो लोकसभा सीटों पर रहेगा उनका काफ़ी प्रभाव रहेगा और हमें लगता है कि बहुत अच्छे से हम लोग मैनेज कर रहे हैं इस चीज़ को। और एक विरोधी लहर जो है भाजपा के खिलाफ जो है वो जो है साउथ के प्रदेशों में चल रही है, जो कि मुझे लगता है कि भाजपा के लिए मुश्किल है दक्षिण में जो है ज़्यादा सीट लेके आना, लेकिन कांग्रेस के लिए पॉजिटिव है। और साउथ में न केवल, हालांकि आप इस सर्वे को मान नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से आपने ये फासला, ये अंतर बहुत बड़ा कर दिया, 5 से सीधा आप 20+ पर लेकर गई हैं, इसे मैं आपसे समझूंगी। लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ यादव से बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से रितु चौधरी कह रही हैं कि ये तो बीजेपी विरोधी लहर पूरे दक्षिण भारत में है और कर्नाटक में भी वही देखने को मिलेगा, इंतजार कीजिए आप। देखिए शिरीन जी, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा जो महत्वपूर्ण है इस विश्लेषण को समझने के लिए। पहली बात तो 10 महीने से आप वहां पे सरकार चला रहे हैं और उसके बावजूद आप ही के ओपिनियन पोल में 5 सीटें आपकी दिखा रही है। ये दिखाता है, साबित करता है कि प्रदेश की जनता आपसे कितना त्रस्त हो चुकी है। इतने कम समय में जो आपने सब किया उससे वो कितनी तंग है कि वो आपको लोकसभा में बिल्कुल समर्थन नहीं करने वाली। दूसरी बात, ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा में देश की जनता और विशेष रूप से कर्नाटक की जनता जो कि सजग है, देश में एक मजबूत नेतृत्व चाहती है, एक स्टेबल सरकार चाहती है, एक ऐसी सरकार चाहती है जिस देश को जो प्रगति की राह पे हम चल रहे हैं उस पर आगे बढ़ाती रहे। और इसीलिए वो अपना पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जताने वाली है। कांग्रेस पार्टी और इनके पूरे इंडिया अलायंस ने जो पिछले 8-10 महीने में जिस प्रकार की गतिविधियां दिखाई हैं, जहां राहुल जी इसलिए आपसे भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अभी मौजूदा सरकार भी कांग्रेस की है, वहां पर ऑलरेडी उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई है, तो हो सकता है कि ये उस आधार पर कह रहे हैं कि आप इंतजार कर लीजिए नतीजों का। शिरीन जी, उनके कॉन्फिडेंस से अगर रिजल्ट आता होता तो बहुत अच्छा होता। इनका कॉन्फिडेंस तो बहुत समय से बहुत सीटों में, बहुत स्टेट्स में आई है, पर सरकार रहते हुए इनका आपके ओपिनियन पोल में ये हाल है कि ये 5 सीटों पे आ रहे हैं, तो इनको विश्लेषण तो करना ही चाहिए। अब ये बोले नहीं 5 नहीं 25 आएंगी, तो इनके कहने से थोड़ी होगा। मैं तो कह रहा हूं आप हमें 23 दे रहे हैं, मैं वोट जब कन्वर्ट होने के लिए जाएंगे, जितनी पिछली बार हम बिना जेडीएस के अलायंस की सीटें लेकर आए थे, उससे भी अधिक सारी की सारी 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का अलायंस लेने आ रहे हैं। जिस भी प्रकार का, जिस भी क्षेत्र का जो कॉन्फिडेंस है, आप उससे आगे दिखाई दे रहे हैं।